प्यारे बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम शुरू करेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया पाठ। 14 अप्रैल सन 1891 में महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 में प्रकाशित हुई। प्रथम कृति है इनकी द अनटचेबल्स, हु आर दे 1948 में, हु आर द शूद्राज 1946, बुद्ध एंड हिज धम्मा 1957, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, इस विषय पर इन्होंने पीएचडी की थीसिस की 1916 में प्रकाशित हुई। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन 1965 में, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943 में, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956। ये पुस्तकें व भाषण हैं। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, ये पत्रिकाएं हैं। इनका संपादन किया इन्होंने। हिंदी में उनका संपूर्ण वांग्मय होता है साहित्य। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ पर प्रश्न आ सकते हैं किसी भी रचना को लेकर के, कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई, सभी को इसको याद करना है। जन्म कब हुआ, साथ साथ इनका संपूर्ण वांग्मय कब या किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो बताना है भारत सरकार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। कितने खंडों में किया गया, 21 खंडों में किया गया। निधन दिसंबर सन 1956 को दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 1956 को दिल्ली में हुआ, अक्टूबर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक रहे हैं। 3 लोगों से प्रेरणा मिली है इनको। वो हैं बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले से इनको प्रेरणा मिली है। इन्होंने जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग हो गया था इनका। उन्होंने बुद्ध का जो समतावादी दर्शन है उसको जो अपना लिया था। 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया या बौद्ध मतानुयायी बन गए। मतानुयायी होता है मत को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले मतानुयायी बन गए। अब हम करेंगे सार। प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के लल्लई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पांति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता, ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए। यानी कि समाज के मूल तत्व हैं, इनका होना बहुत जरूरी है, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब यानी कि जाति पर आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है, यानी कि इनका महत्व और ज्यादा बढ़ा है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। पोषक होता है जातिवाद को बढ़ावा देने वाले, उसको पल्वित पुष्पित करने वाले, उसका पालन पोषण करने वाले। आज भी लोग बहुत सारे हैं। विडंबना होता है दुर्भाग्यपूर्ण। क्या होता है? दुर्भाग्यपूर्ण। जो लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं वो समाज के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माने। कहने का आशय है कि जो कार्यकुशलता है उसके लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम है उसका बंटवारा कुशलता के आधार पर किया जाना चाहिए, काम में कुशल है या नहीं है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि
जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। करार देना होता है उनको जो है एक स्थान देना, उनके बारे में घोषणा कर देना कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, यानी संसार में कहीं किसी दूसरे समाज में ये देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें जातिवाद को नकार देना चाहिए, उसको कोई महत्व नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से समाज में जो है लोगों में हीन भावना पैदा हो जाती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक, सक्षम होता है योग्य, श्रमिक होता है काम करने वाला। कोई व्यक्ति योग्य है, काम करने वाला है। समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा यानी काम, पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, यानी कि उसके अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि अपना काम जो है खुद चुन सके, अपना काम बदलना चाहे तो उसको बदल सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत तो यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना दूसरे दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। दूषित होता है दोषपूर्ण, जिसमें दोष है। प्रशिक्षण होता है शिक्षण, जो हम कोई सीखते हैं काम उसके बारे में बताया जाता है। समता होता है योग्यता। जाति प्रथा पेशे यानी काम कार्य का, जाति प्रथा कार्य का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी कर देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। पूर्व निर्धारण होता है भाग्य से पहले ही काम का बंटवारा कर देना, यानी कि जन्म हुआ नहीं है उससे पहले उसका काम बांट दिया जाए। दोषपूर्ण होता है असंगत। भले ही यह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त, अनुपयुक्त होता है अनुचित, अपर्याप्त होता है जो सही नहीं है, जो जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है, होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होता है बदलाव, अकस्मात अचानक से बदलाव आ जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता यानी आजादी न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। प्रतिकूल होता है विपरीत। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार प्रत्यक्ष होता है आंखों देखा। क्या होता है प्रत्यक्ष? आंखों देखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। दोष होता है अवगुण। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा यानी मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख यानी पिछले जन्मों का लिखा हुआ या भाग्य का लिखा हुआ पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल वश करते हैं। व्यवस्था होता मजबूर होकर करते हैं। निर्धारित मतलब निश्चित किया गया कार्य। अरुचि माने होता है बिना रुचि के उबाऊ रूप से काम करते हैं वो।
ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कर रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। दुर्भावना होता है बुरी भावना, टालू होता है काम चलाऊ, ग्रस्त होता है होकर, कम होता है थोड़ा काम करने के लिए उसे प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः वह निर्विवाद यानी बिना किसी विरोध के निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है, यानी स्पष्ट हो जाता है, बिना किसी विरोध के स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। कई बार प्रश्न आता है आर्थिक पहलू से जो है कौन हानिकारक है या क्या हानिकारक है, तो जाति प्रथा। इसका दूसरा आ जाएगा जाति प्रथा किस रूप से हानिकारक है, आर्थिक पहलू से। किससे? आर्थिक पहलू से, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ देती है। जकड़ना होता है बांध देना, बांध कर निष्क्रिय बना देती है, क्रियाहीन बना देती है। आगे है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनते यानी कि उबाऊ गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही उब गए होंगे, यानी कि बोर हो गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है, यानी कि अनुचित नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता मतलब होता है भाईचारा। भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित यानी कि जिसे हम चाहते हैं इच्छा अनुरूप परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, संचारित होना, पहुंचना। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र। अब प्रश्न आएगा यहाँ पे, कवि ने किससे तुलना की है? वो चला दे, बंद की बात है, लग रही है। प्रश्न आएगा यहाँ पर, कवि ने भाईचारे की तुलना किससे की गई है? तो दूध पानी के मिश्रण से। किससे की है? दूध पानी के मिश्रण से की है। सामाजिक जीवन में अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। किस तरह से? अबाध संपर्क के। कैसे? अबाध संपर्क के। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यानी समाज के लोग आपस में जीवनचर्या की एक रीति को ही नहीं चलाते हैं, बल्कि समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान भी करते हैं। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन होता है आना जाना। गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन होता है जीवन चलाने, गुजारा करने के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम यानी कि योग्य एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। यानी कि मनुष्य को योग्यता के अनुसार असरदार प्रयोग करने की भी आजादी उसे दी जानी चाहिए। जाति प्रथा के पोषक
जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, यानी कि आजादी किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़कर रखना होगा। दास्ता मतलब गुलामी, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़े, मजबूर होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता ने होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। किसी व्यक्ति को काम करना नहीं है लेकिन मजबूरी से वो काम करना पड़े, तो ऐसी स्थितियां भी देखने को मिल जाती हैं। अब आइए समता पर विचार करें। समता होता है समानता। क्या समता पर किसी को कोई आपत्ति हो सकती है या किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय बना रहा, यानी समता शब्द का प्रयोग किया गया, ये एक विवाद का विषय था। यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न आएगा, फ्रांसीसी क्रांति में विवाद का विषय कौन सा शब्द रहा? तो आएगा समता। समता रहा था। या प्रश्न आ जाए, समता शब्द किस क्रांति में विवाद का विषय रहा? तो आएगा फ्रांसीसी क्रांति। समता के आलोचक कह सकते हैं, ये बात कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका यह तर्क वचन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन यानी ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। विशिष्टता होता है विशेष स्थान, अन्य विशेषताएं, और अंत में मनुष्य के अपने प्रयास। मनुष्य अपनी मेहनत, अपने प्रयत्नों द्वारा काम करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते, तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? क्षमता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है, यानी उनके पास क्या उत्तर है? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न यानी असमान प्रयास के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है, यानी पूरी तरह उचित है। प्रोत्साहन होता है उसको आगे बढ़ने के लिए हौसला देना। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है, तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार किया जाना चाहिए या उचित है? ये उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, परिवार, ख्याति यानी प्रसिद्धि, पैतृक संपदा यानी खानदानी संपत्ति तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा, पैतृका यानी पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति भी हो सकता है, खानदानी जिसे बोलते हैं, पिता के द्वारा प्राप्त। व्यावसायिक प्रतिष्ठा यानी काम का जो है प्रसिद्ध काम या जो कोई भी व्यवसाय है चला हुआ पहले से उसके द्वारा प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि तकाजा होता है जल्दी, शीघ्रता। यह है कि जहां हम तीसरे आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम 2 आधारों पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है,
कहने का आशय है कि हमारे जो तीसरे भाग में जो बात कही गई है, जहां हम तीसरे आधार के बारे में बात करेंगे, प्रयासों की। तीसरा आधार क्या है? प्रयासों की असमानता। प्रयासों की असमानता जो मनुष्यों के अपने वश की बात है, आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं। वहां प्रथम दो आधारों पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। यानी कि जो मनुष्य अपने वश में या वश की बातें नहीं है, जिस मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं है, उस आधार पे जो है उनके साथ असमान व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? अनुचित होगा। हमें तीसरे आधार को भी मानना चाहिए। जब हम दो आधारों को मान रहे हैं, प्रथम दो आधारों को मान रहे हैं, तो हमें तीसरे को भी मानना चाहिए। यही तर्कसंगत होगा। और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए, एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज के यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। समता का औचित्य यही पर समाप्त नहीं होता, यानी इतना ही नहीं है, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, यानी कि मिलना जुलना होता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है और न प्रत्येक विषय में इतनी जानकारी होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता है, यानी कि उनको आसानी से बांटना, अलग श्रेणियों में जो है समझना आसान होता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी है। यहाँ पर आएंगे प्रश्न, काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा गया है? समता को कहा गया है। प्रश्न आएगा, व्यवहार की एकमात्र कसौटी क्या है? समता। क्या है? समता जो है व्यवहार की एकमात्र कसौटी है। प्यारे बच्चों, ये आज जो काम करवाया है सभी इसको श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे।